नमस्कार। आज बात करते हैं बांग्लादेश में हुए एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की। वहां एक नई सरकार आई है जो अपने साथ दक्षिण एशिया के लिए उम्मीदें और कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां दोनों लेकर आई है। शुरुआत करते हैं नए नेता के वादे से। उन्होंने कहा, आइए साथ मिलकर बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक और विकसित राष्ट्र बनाते हैं। और यही वो विजन था, एकता और तरक्की का, जिसने उन्हें इतनी बड़ी जीत दिलाई। तो हुआ ये कि शेख हसीना के जाने के बाद करीब 18 महीने तक बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल था। अब जाकर वहां एक स्थायी सरकार बनी है। लेकिन जो नेता है तारिक रहमान, उनका अपना इतिहास काफी पेचीदा रहा है। और उनकी आज को समझने के लिए उनके अतीत में झांकना बहुत जरूरी है। देखिए, उनका सफर कैसा रहा है। एक वक्त था जब उन पर शैडो गवर्नमेंट चलाने और बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। फिर करीब 18 साल वो लंदन में निर्वासन में रहे। और फिर जैसे ही शेख हसीना सत्ता से बाहर हुई, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना। और बस सही मौके पर उनकी वापसी हुई और एक जबरदस्त जीत के साथ वो सत्ता में आ गए। वैसे इस जीत को कई लोग एक साजानो गोचनो यानी रेडीमेड जीत भी कह रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनका रास्ता काफी हद तक साफ था। सोचिए, उनकी सबसे बड़ी राइवल पार्टी अवामी लीग, जिसने पिछले चुनाव में 300 में से 224 सीटें जीती थीं, उसे तो चुनाव लड़ने से ही बैन कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। क्या ये नई सरकार भारत के लिए एक बेहतर विकल्प है? और जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि पहली नज़र में देखने पर ऐसा लग भी सकता है। ऐसा क्यों लगता है? इसके लिए तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के बीच के फ़र्क को समझना होगा। देखिए, 1971 की आज़ादी की लड़ाई में बीएनपी ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि जमात ने उसका विरोध किया था। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीएनपी एक लोकतांत्रिक देश की बात करती है, वहीं जमात शरिया कानून की। और सबसे ज़रूरी, भारत के साथ रिश्तों पर बीएनपी सामान्य डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहती है, जबकि जमात की पूरी राजनीति ही भारत विरोध पर टिकी है। लेकिन क्या मामला वाकई इतना सीधा साधा है? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो पूरी तस्वीर को एकदम बदल देती हैं। तो चलिए एक एक करके इन 3 बड़ी चुनौतियों को समझते हैं, जो असल में बांग्लादेश और भारत के रिश्तों का भविष्य तय करेंगी। ये 3 मुद्दे कौन से हैं? पहला, शेख हसीना का मुद्दा। दूसरा, जमात का बढ़ता हुआ कद। और तीसरा, पाकिस्तान का दखल। ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त प्रेशर बना रहे हैं। तो पहली चुनौती है शेख हसीना। वो इस वक्त भारत में है और उधर बांग्लादेश में उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुना दी गई है। अब जाहिर है, ये बात भारत और बांग्लादेश के बीच एक लगातार डिप्लोमैटिक टेंशन की वजह बनी हुई है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर। ये है कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी का जबरदस्त उभार। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का इतिहास काफी उग्र रहा है। कितना उभार! उन्होंने इस बार 68 सीटें जीती हैं। 68! ये एक रिकॉर्ड है। इसने उनके पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब वो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। और ये ग्राफ देखिए, ये साफ दिखाता है कि ये छलांग कितनी बड़ी है। पहले उनका रिकॉर्ड था 18 सीटों का और अब सीधे 68। मतलब एक छोटी मोटी पार्टी से वो अब देश की सबसे ताकतवर विपक्षी आवाज बन गए हैं। और भले ही वो विपक्ष में हैं, सरकार पर उनका असर बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो 2001 से 2006 तक वो बीएनपी के साथ सरकार में रह चुके हैं। दूसरा, खुद रहमान की पार्टी बीएनपी के अंदर एक ऐसा गुट है जो जमात का समर्थन करता है, तो वो अतीत में भी पार्टनर थे और भविष्य में भी हो सकते हैं। और फिर आती है तीसरी चुनौती, पाकिस्तान। हाल के दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नज़दीकियां बढ़ी हैं। नई डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं, मिलिट्री डील्स हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि रहमान इस रिश्ते को भारत के खिलाफ एक कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो सवाल ये है कि बांग्लादेश का ये नया दौर आखिर देश को किस दिशा में ले जाएगा। देखिए, एक तरफ तो सरकार को चुनावों में जबरदस्त जीत मिली है, एक क्लियर मैंडेट है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। सच तो ये है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका, करीब 30% कोर वोटर्स जो अवामी लीग के समर्थक थे, वो तो वोट ही नहीं डाल पाए क्योंकि उनकी पार्टी ही बैन थी। तो ये सरकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहना मुश्किल है।
तो अब रहमान की सरकार के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल हैं। पहला, क्या वो अपनी कट्टरपंथी सहयोगी जमात को काबू में रख पाएगी, जो अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए जानी जाती है? दूसरा, क्या वो उस पुराने ढर्रे को तोड़ पाएगी, जहां सत्ता में आते ही पार्टी सारे विपक्ष को कुचल देती है? और तीसरा, क्या वो इस नाजुक लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बनाए रख पाएगी? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नया दौर आया है, क्या ये वाकई बांग्लादेश को स्थिरता की तरफ ले जाएगा, या फिर ये बस एक और राजनीतिक उथल-पुथल के एक नए दौर की शुरुआत है?